आप सभी को आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो भारत रत्न भी हैं, की जयंती के अवसर पर हम दिल से शुभकामनाएं देते हैं और आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मिलकर हम आज क्रांतिकारी प्रणाम भी करते हैं। आज का दिन सिर्फ एक जयंती नहीं है, यह दिन समानता के जन्म का है। आज के दिन समानता का जन्म हुआ था, भेदभाव खत्म हुए थे। यह दिन है न्याय के दीप जलाने वाले, यह दिन है न्याय का दीप जलाने वाले उस महानायक को जिसकी जयंती हम मना रहे हैं और उन्हें हम नमन करते हैं, जिसने हमें संविधान दिया, जिन्होंने हम महिलाओं को सम्मान दिया, जिन्होंने हम महिलाओं को स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार दिया और हमें जीना सिखाया है कि क्या होता है जीना। भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर जी ने जिस भारत की कल्पना की थी, उसमें महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिले, यही उनका एकमात्र सपना था कि महिलाओं को बराबरी का सम्मान और दर्जा मिलना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था, मैं किसी भी ऐसे धर्म को नहीं मानता हूं, मैं ऐसे किसी भी धर्म को नहीं मानता हूं जो महिलाओं को सम्मान नहीं देता है। वो धर्म नहीं है जहां महिलाओं का सम्मान ना हो। और जब उन्होंने भारत का संविधान लिखा तो उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर महिला को शिक्षा का अधिकार मिले। बाबा साहब ने संविधान लिखते समय यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं को रोजगार मिले और महिलाएं भी आर्थिक तौर पर स्वतंत्र हों। बाबा साहब ने संविधान लिखा और यह लिखा, हर महिला को अपने जीवन के फैसले लेने का हक भी खुद को होना चाहिए। यह अधिकार किसी और को नहीं, इस आदि आबादी को अधिकार, फैसले लेने का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान में दिया। चाहे वो विवाह हो, तलाक हो, संपत्ति में हिस्सा हो या राजनीति की भागीदारी हो, यह बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने हमें दिया है। हिंदू कोड बिल जैसे कानूनों के जरिए उन्होंने महिलाओं को ताकत दी, जो आज भी कई समाजों में सिर्फ एक सपना तक रह गया है। आज जब हम बाबा साहब की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके सपनों को यह आदि आबादी साकार कर रही है, ये बताते हुए मुझे गर्व होता है कि उस विरासत को, उनके सपनों को सच करने का धरातल पर अगर किसी ने दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम काम किया तो उसका नाम है श्री राहुल गांधी। श्री राहुल गांधी जी उन्हीं मूल्यों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा करते हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकलते हैं। हजारों किलोमीटर की वो यात्रा हाथ में बाबा साहब द्वारा लिखी गई संविधान की प्रति को लेकर, हर वर्ग को लेकर राहुल गांधी जी साथ चले। यह यात्रा सिर्फ सड़कों की यात्रा नहीं थी, यह यात्रा सिर्फ सड़क नापने की यात्रा नहीं थी, यह यात्रा सिर्फ पसीना बहाकर पांव में छाले डालने की यात्रा नहीं थी। यह यात्रा जनता के दिलों तक पहुंचने की थी। यह यात्रा हर वर्ग तक न्याय पहुंचाने की यात्रा थी और यह यात्रा उस आवाज को बुलंद करने की थी जिसे आज दबाया जा रहा है। यह यात्रा आर्थिक, राजनीतिक और आदि आबादी को न्याय दिलाने की यात्रा थी। राहुल जी ने साफ कहा इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, संविधान की कॉपी हाथ लेकर, अगर महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिलेगा तो भारत कभी सशक्त नहीं हो सकता है। इस आदि आबादी के बिना इस भारत के लिए देखे गया हर सपना अधूरा है। इसलिए अगर इस भारत को, संपूर्ण भारत के सपनों को साकार करना है, बाबा साहब के सपनों को साकार करना है, तो आदि आबादी को साथ लेना होगा। यही हमारी भी लड़ाई है। हम महिला कांग्रेस की तरफ से यह संकल्प लेते हैं
कि हम हर महिला को रोजगार हो, शिक्षा हो या स्वाभिमान दिलाकर रहेंगे। उसकी लड़ाई को हम पंक्ति में खड़ी उस अंतिम महिला तक इस लड़ाई को ले जाएंगे, उस तक इस न्याय को पहुंचाएंगे। हम महिलाओं पर हो रहे देश भर में अन्याय, अत्याचार, जुल्म, शोषण के खिलाफ सड़क से संसद तक गूंजी है और ये आवाज यूं ही गूंजती रहेगी, इन दीवारों को हिलाती रहेगी जब तक हमारी आधी आबादी को न्याय नहीं मिल जाता है। हम हर घर तक बाबा साहब अंबेडकर के इस संविधान की रोशनी को पहुंचाएंगे, ताकि जो बहनें अभी भी अंधेरे में हैं उसे संविधान की रोशनी से हम आगे ला पाएं, उन्हें ताकत और उनकी हिम्मत को टूटने ना दें। ये संकल्प आज के दिन हम लेंगे। नारी का सम्मान हो, नारी को सम्मान दो, संविधान को मान दो। अगर आप महिलाओं को मान सम्मान नहीं देते हैं तो आप किसी और का नहीं, आप महिला का अपमान नहीं कर रहे, आप इस भारत के संविधान का अपमान करते हैं। आप अगर महिलाओं को भागीदारी नहीं देते, उनके साथ शोषण, अत्याचार, जुल्म होता है और न्याय नहीं मिलता कानून में, तो यह महिला का नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का अपमान है। यह लड़ाई हम आधी आबादी को मिलकर लड़नी होगी। हमें हर घर तक न्याय पहुंचाना होगा। आज मेरी बहनों को कहूंगी, एक आवाज, एक जज्बे के साथ इस जुल्म की दीवारों को हमें गिराना होगा, हमें ललकारना होगा, हमें अब चुप नहीं बैठना होगा। ये फैसला लेकर मेरी बहनें यहां से जब जाएंगी तो इस कमरे के अंदर, इस इंदिरा भवन की चार दीवारी के अंदर जो मेरी बहनें देश के आज कोने कोने से आई हैं, मैं आपको भरोसा दिला रही हूं, भारत की राजधानी दिल्ली है, ये कांग्रेस का इंदिरा भवन है। यही उम्मीद की जा सकती है इस आधी आबादी और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान और उसमें मिले हक अधिकार पर आवाज उठे। वरना जिन ताकतों से हम लड़ रहे हैं वो ताकतें इस संविधान के खिलाफ हैं। वो ताकतें इस संविधान के अगर खिलाफ हैं तो आधी आबादी के भी खिलाफ है। और वो ताकतें आज सत्ता में हैं। उन ताकतों से हमारा नेता राहुल गांधी जी कहें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब कहें, पूरी ताकत के साथ, बिना रुके, बिना डरे, बिना झुके लड़ रहे हैं। लेकिन आपको भी शामिल होना होगा, आपको भी ताकत बनकर आगे आना होगा। आज हमारी बेटियों के साथ, मासूम नाबालिग बेटियों के साथ, दलित बेटियों के साथ तस्वीर देखी होगी उत्तर प्रदेश में, एक दलित बेटी के साथ बलात्कार करके उसके हाथ पांव बांधकर उसे जो है पेड़ पर टांग दिया जाता है। हमने तस्वीरें देखी, पांव में कील डाल दिए गए बहनों के। हमने देखा मध्य प्रदेश के रीवा में कि बहनों को कहा जाता था दुश्मनी में, लड़ाई में कि जिंदा गाड़ दूंगा, लेकिन मध्य प्रदेश के रीवा में हमने अपनी बहनों को जिंदा गाड़ते हुए दबंगों को देखा। मत बैठिए इंतजार में कि आधी आबादी की आवाज कोई दूसरा उठाएगा। आज इस कमरे में देश के कोने से जो बहनें आई हैं, आप आम महिलाएं नहीं हैं। हम मान के चलते हैं आप एक सशक्त महिला हैं, आप एक निडर महिला हैं, निर्भीक महिला हैं। आप आवाज उठाने से डरने वाली नहीं हैं। आप हर चीज का, हर संघर्ष से गुजरते हुए, मुकाबला करते हुए इस न्याय की रोशनी को पहुंचाएंगे। मैं सिर्फ आपसे कहूंगी, आओ मेरी बहनों, बाबा साहब की जयंती पर हम सब मिलकर एक बार फिर संकल्प लेते हैं। हम उनके दिखाए रास्ते पर आज फिर एक बार चलते हुए मजबूती से आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। हर महिला को उसका पूरा हक दिलाएंगे, उसका मान सम्मान उसे लौटाएंगे। हम भारत को एक न्यायपूर्ण, समान और संवेदनशील राष्ट्र बनाएंगे। संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं। मासूम बेटियों को जब नोचा जाता है, अपनी हवस का शिकार बनाया जाता है, ऐसी एक नहीं अनेकों है। मैं गुजरात से आई, हमारा महाधिवेशन अभी AICC का गुजरात में हुआ। दलित बहन के साथ बलात्कार करने वाला कोई और नहीं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ का आपने नारा दिया और आप ही के गुजरात में डबल इंजन की सरकार में आप ही के आज के विधायक, जो पूर्व मंत्री था अभी आपका विधायक, उसने हमारी दलित बहन के साथ बलात्कार किया। बहन न्याय मांगती रही, अदालत में पुलिस में सुनवाई नहीं, डर, अरे सरकार है उसकी, वो विधायक है, तुम क्या हो। एक दलित गरीब महिला, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में नहीं लिखा कि गरीब को न्याय नहीं मिलेगा। वो सत्ता में है, उसकी सरकार है, उसका प्रधानमंत्री है, उसका मुख्यमंत्री है, और उसने हमारी दलित बहन का बलात्कार किया है। पुलिस डरी हुई है, शिकायत दर्ज नहीं हुई, हमारी उस बेटी को, उस बहन को जाना पड़ा अदालत की शरण में। सलाम करते हैं गुजरात हाई कोर्ट को, आदेश हुआ, फटकार पड़ी गुजरात पुलिस को, दबाव के बावजूद एफआईआर करनी पड़ी। हरियाणा की हमारी खिलाड़ी बेटी, आज हमें खुशी होती है कि न्याय नहीं मिला उसको अभी तक, लेकिन हमारी पार्टी ने उसे टिकट दिया और आज वो विधायक है, उसका नाम विनेश फोगाट है और वो विधायक है। आज वो न्याय की भीख नहीं मांग रही। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने उस बेटी के हाथ में कलम सौंपकर उसे विधायक बना दिया है। अब वो भीख नहीं मांग रही न्याय की, अब वो हमारी दूसरी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए उस विधानसभा में कलम लेकर बैठ चुकी है और कानून बन रहे हैं। न्याय नहीं मिला क्योंकि बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी आप ही का वो सांसद था। दिल्ली पुलिस भी डर गई और एफआईआर नहीं हुई। और क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट गई हमारी बेटियां और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की, लेकिन न्याय अभी भी नहीं है। कर्नाटक में सांसद नाम प्रज्वल रेवन्ना, प्रधानमंत्री जी को पता था कि वो एक मास रेपिस्ट है। उसके दरवाजे पर कोई भी बहन बेटी गई काम के लिए, क्योंकि वो सांसद तक कलम थी, उसके पास गई और उसने उसको समझौता करने को कहा। जबरदस्ती की बलात्कार किए, वीडियो बनाए और उन्हें बदनाम करने का काम प्रधानमंत्री जिस प्रज्वल रेवन्ना ने किया, जिसके लिए आप वोट मांगने कर्नाटक गए थे। सजा नहीं हुई। हम अगर लड़ पा रही हैं तो मात्र इसलिए कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान हमें यह अधिकार देता है, सम्मान से जीने का अधिकार देता है, न्याय का हक देता है। बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को साकार करना है। संविधान की को आंच अगर आएगी तो हमें ढाल बनकर खड़े होना होगा। आज नीला वस्त्र मेरी बहुत सी बहनों ने पहना, मैंने भी पहना है। बाबा साहब अंबेडकर के हाथ में संविधान और नीला कोट पैंट, नीला रंग उनका सबसे प्रिय रंग था। उसके पीछे की क्या एक इतिहास है वो हमारे डॉक्टर उदित राज जी आपको जरूर बताएंगे कि ये नीले रंग से डॉक्टर साहब का क्या संबंध था। इसीलिए आज उनके सम्मान में हम लोगों ने ये पहना है कि हम बाबा साहब अंबेडकर के इस रंग में आज रंगेंगी और बिल्कुल सपनों को आगे लेकर जाएंगे। मैं आप सभी बहनों को कहूंगी, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की आज इस आंदोलन की शुरुआत हुई है। इसे आप नीली क्रांति कहें, बाबा साहब के सपनों के भारत की बात करें, ये आंदोलन भारत की राजधानी दिल्ली के इस इंदिरा भवन से आज 14 अप्रैल को शुरू होकर अब देश के कोने कोने तक जाएगा, हर जिले तक जाएगा। ये नीली क्रांति इस संविधान पर आंच नहीं आने देगी। हम अपने नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हम अपने नेता राहुल गांधी जी, पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे संगठन महासचिव प्रभारी केसी वेणुगोपाल जी को हम भरोसा दिलाते हैं कि जो लड़ाई आज संविधान को बचाने की श्री राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, पूरी कांग्रेस लड़ रही है, आपको महिला कांग्रेस पहली पंक्ति में उस लड़ाई को लड़ते हुए दिखेगी, आपको लड़ते हुए दिखेगी। मैं अपनी बात को समाप्त करूं, मैं सिर्फ आपसे कहूंगी, एक गीत है कि कोमल है कमजोर नहीं। कमजोर थे हम जब संविधान नहीं लिखा गया था, हमें वोट का अधिकार नहीं था, हमें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, हमें अपने फैसले लेने का अधिकार नहीं था, हम कमजोर थी। लेकिन आज हमारे हाथ में संविधान की वो कॉपी है। आज हम कोमल है, कमजोर नहीं है। उस संविधान ने हमें ताकत देने का काम किया है। वो गीत मैं चाहूंगी आप आज सुने,
और गुनगुनाए और उस जीवन उस गीत को जिया करिए। मैं उस गीत को जीती हूं, इसीलिए मुझे इतनी ताकत मिलती है कि देश के कोने कोने पर जाती हूं। महिला कांग्रेस ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। देश में 5 लाख बहनों ने हमारी सदस्यता ली और हमसे जुड़ गई हैं। और आज हमने उन्हीं में वर्ग की महिलाओं को, SC, ST, OBC, दलित समाज की इन बहनों को आज हमने यहां पर बुलाकर आज उन्हीं का मंच, उन्हीं के मुद्दे, उन्हीं की बात आज देश के कोने कोने तक पहुंचे, इसलिए आज का हमने ये आयोजन किया है। सो मैं वो गीत आपको समर्पित करूंगी कि कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। इस गीत में संविधान की बात है, इस गीत में मीरा और सीता की बात है। अग्नि परीक्षाएं दी थी सीता मां ने, जहर का प्याला पिया था मीरा ने। आज भी हमें वो जहर का प्याला पीना पड़ता है। आज भी मान और सम्मान के लिए जो है हमें करना पड़ता है। भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमारी 2 समस्याएं सबसे बड़ी, और जब तक इन 2 समस्याओं का कोई हल नहीं निकल आता, चाहे जितने प्रयास किए जाएं, यह देश कभी प्रगतिशील देश या डेवलप कंट्री नहीं हो सकता। एक जाति व्यवस्था है, दूसरा जेंडर सेग्रेगेशन है कि महिलाओं के लिए चूल्हा चौका घर का काम, मर्दों के लिए बाहर का काम, ये हमारी परंपराओं में। RSS चीफ मोहन भागवत जी ने कुछ दिन पहले कहा, 1-2 साल पहले कहा कि महिलाओं का काम घर के अंदर का है, घर का है, और पुरुषों का बाहर का है। ये आप मानसिकता देख सकते हैं। मैं इसलिए इसका उद्धरण कर रहा हूं कि कानून चाहे जितना क्रांतिकारी हो, लेकिन सोच और परंपरा, रीति और रिवाज उसके प्रभाव को खत्म कर देते हैं। और हमारे भाषणों तक सीमित रह जाता है, संगीत में सीमित रह जाता है। एक सम्मान शब्द है, मैं बहुत ज़्यादा सहमत तो नहीं हूं कि महिला को सम्मान चाहिए। अरे महिला को अधिकार दीजिए, सम्मान तो अपने आप आ जाएगा, उसको अधिकार चाहिए। यहां पर कहा जाता है कि महिलाओं की पूजा होती है। अरे भाई, पूजा नहीं चाहिए, उनको हर क्षेत्र में भागीदारी चाहिए। एक कुछ ऐसे लुभावने श्लोक कभी कभी गढ़ दिए जाते हैं या लफ्जों में कह दिया जाता है, ये केवल खुश करने के लिए कहा जाता है। और डॉक्टर अंबेडकर ने 1928 में, 38 में या 36 में कहा था, आज के लगभग 100 वर्ष पहले, कि बच्चा पैदा करने की फैसला महिला के ऊपर छोड़ा जाना चाहिए कि वो बच्चा पैदा करना चाहती है या नहीं। पुरुष समाज उसको दबाव नहीं बना सकता, पति नहीं कर सकता, और उसके घर वाले और परंपरा नहीं कर सकती। आप इसमें क्या देखते हैं? महिला की आज़ादी देखते हैं। आज़ादी अपने बारे में फैसला लेने की आज़ादी बहुत कम लोग जानते हैं। और हम लोग अक्सर कहते हैं कि महिलाओं को संविधान की धारा, वो धाराएं, वो अधिकार जरूर नहीं याद रहते होंगे जो उनको बराबरी का हक देता है, लेकिन वो परंपराएं और रीति रिवाज जरूर याद रहती हैं जो उन्हें बंधक बनाता है, जो उन्हें गुलाम बनाता है।
एक बात बताइए, 20 वर्ष की बहन, 2 वर्ष का भाई, 4 वर्ष का भाई, वो राखी बांधता है, वो भाई रक्षा करने के लिए, तो 4 वर्ष का भाई और 20 वर्ष की बहन का रक्षा कर लेगा। वो मानसिक रूप से इतना कमजोर बना दिया जाता है कि महिला अपनी ताकत को नहीं पहचान पाती और पूरे जीवन में उसके अंदर एक सोच पैदा हो जाती कि मेरी रक्षा तो पुरुष ही करेगा, हम नहीं कर सकते। ये क्या केवल दलित महिलाओं के लिए है, क्या अम्बेडकराइट के लिए है? मुझे लगता है सवर्ण महिलाओं के लिए ज्यादा है। बड़े बड़े मैंने देखा है अमीर के घरों के महिलाएं गरीब जो महिलाएं हैं उनसे ज्यादा गुलाम हैं। गहने और सोने से लाद देना, साड़ी, अच्छे कपड़े पहना देना, अच्छे मकान से, लेकिन फैसला लेने की ताकत 1% भी न हो तो कोई जिंदगी है? उसकी अपना व्यक्तित्व है कोई? लेकिन इस बात को सामान्य वर्ग की महिलाएं क्यों नहीं सोचती? ये बड़ा आश्चर्य की बात है। आज इस कार्यक्रम में मैक्सिमम अनुसूचित जाति की होंगी, जबकि जनरल कैटेगरी की ज्यादा होनी चाहिए। आप खुद ही बताइए, पति के लिए उपवास, अब कहीं कहीं पति भी रखने लगा हो मजाक के तौर से, लेकिन साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या जाता है, मनोवैज्ञानिक असर क्या होता है? यह असर होता है कि पति के लिए उसको बलिदान देना है, सेक्रीफाइस करना है, उसके लिए पूजा अर्चना करना है। तो बचपन से ही लड़की को घर के अंदर रखना, बाहर न जाने देना, किसी खेल में उसको भाग न लेने देना, मिलने न देना, अरे रीति रिवाज की वजह से कोमल बना दिया जाता है। जब कोमल और कमजोर दोनों बनाया गया है, शारीरिक ताकत नहीं रह जाती न शारीरिक, चूंकि शारीरिक कसरत करने का, उछलने कूदने का, खेलने का मौका मिलता नहीं। मानसिक रूप से भी कोमल बना दिया जाता है, शारीरिक रूप से इतना अन्याय होता है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जो लेबर पुरुष और महिला का भारत में सबसे नीचे स्तर का है, 21 और 22% या 22% कुछ था। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो महिला का है बहुत नीचे है भारत में। दूसरे देशों में 40%, 60%, 80% तक। वह देश कभी तरक्की कर नहीं सकता। करीब आधी जनता को हम बैठा करके खिलाएं, उसके बौद्धिक क्षमता का, शारीरिक क्षमता का उसका हम उपयोग न करें देश के प्रोडक्शन में, देश की मार्केटिंग में, एग्रीकल्चर में, शिक्षा में, हेल्थ में, वो देश कैसे आगे जा सकता है? लेकिन आप में भी, मैं पुरुषों से भी कहता हूं, जो डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं पुरुषों में, उनको कहता हूं कि तुम भी अपनी महिलाओं को आज़ाद नहीं करते हो। अंबेडकर का नाम जरूर लेते हो, विचारों का नाम लेते हो, अपनी महिलाओं को वो भी उसी तरीके से रखते हैं जैसे दूसरे लोग रखते हैं। तो सवाल इस बात का है। एक बात और मैं कहते हुए कहना चाहूँगा, हिंदू कोड बिल के बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं और वो अक्सर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया जाता है। बहुत बड़ा आरोप है, लेकिन पार्टी ने इसको महसूस नहीं किया जिसको किया जाना चाहिए। जो सबसे बड़े 2-4 आरोप कांग्रेस को लगा करके दलित समाज
को दूर किया गया, उसमें हिंदू कोड बिल भी है कि डॉक्टर अंबेडकर ने तो हिंदू कोड बिल के मुद्दे के ऊपर मतभेद होने के कारण इस्तीफा दिए थे। सुना होगा ना आप लोगों ने, सब ने सुना होगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बड़ी बड़ी पार्टियों को पता नहीं होती। दरअसल ऐसा है, आप ये जानते हैं कि कोई भी बिल एक व्यक्ति नहीं प्रस्तुत कर सकता है जब तक कैबिनेट की मंजूरी न हो, सरकार की मंजूरी न हो। तो नेहरू जी के ही मंजूरी से, कैबिनेट के मंजूरी से ही हिंदू कोड बिल पेश हो सका, संसद में, संविधान सभा में आया है। वो नहीं चाहते तो बिल आ ही नहीं सकता था। कोई एक मेंबर थोड़ी इंट्रोड्यूस कर सकता, वो तो कैबिनेट इंट्रोड्यूस करती है। लेकिन ये भ्रांत पूरे देश में ज्यादातर लोगों को ये दुष्प्रचार फैलाया गया कि कांग्रेस ने धोखा दिया, कांग्रेस ने धोखा दिया। हुआ यह था, हिंदू कोड बिल के 4-5 प्रावधानों को आपने सुना है यहाँ पर। पहले पुरुष चाहे जितने शादी कर सकता था, महिला पहले क्या होता था, अभी भी कहीं जगहों पे गर्भ में ही तय कर दिया जाता है शादी कि अगर तुम्हारे यहाँ बेटी होगी, हमारे यहाँ बेटा होगा, तो अभी से हम लोग तय कर लेते हैं शादी करेंगे। और मान लो गर्भ में बेटा था, वो मर गया, तो आजीवन विधवा रहती थी। ये ऐसी परंपरा थी, ऐसे रीति रिवाज थे हमारे। महिला दूसरा शादी नहीं कर सकती थी और दूसरी शादी की मान्यता नहीं थी। हिंदू कोड बिल में दूसरी शादी की मान्यता दिया गया और विधवा को फिर से शादी करने का अधिकार दिया गया, जो कि कभी कर ही नहीं सकती थी, असंभव था। अरे अभी भी कुछ परंपराएं कुछ जगहों पे चली आई है, उनका सर मोड़ दिया जाता है, सफेद धोती में उनको पहनने के लिए मजबूर किया जाता है, मसाला तेल खाने से दूर रखा जाता है। वृंदावन में चले जाइए आप, कई जगहों पे चले जाइए जहां संविधान काम ही नहीं करता, लागू ही नहीं होता, परंपराएं लागू होती हैं, रीति रिवाज लागू होती हैं। दूसरी बात है कि पति अपनी संपत्ति को किसी को दे सकता था, महिला का कोई अधिकार, पत्नी का अधिकार नहीं हुआ करता था। उसमें फिर बिना पत्नी के आप अपनी संपत्ति किसी को दे नहीं सकते। हिंदू कोड में ए बिल में आया। एक बात और आई इसमें, 4-5 प्रमुख बातें हैं कि बेटे का जितना संपत्ति में अधिकार उतना बेटी का भी दिया है। मालूम है क्या हुआ था? इसी पर आरएसएस और हिंदू महासभा ने डॉक्टर अंबेडकर का पुतला जलाया था, नेहरू जी का पुतला जलाया था, संविधान जलाया था। पूरे देश के अंदर बड़ा भयंकर विरोध हुआ था। ये अंबेडकर जो है हिंदू धर्म को सत्यानाश कर देगा, हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। नेहरू और कांग्रेस के ऊपर क्या न क्या आरोप लगे थे। सितंबर 1951 में बाबा साहब इस्तीफा देते हैं। नेहरू जी से संवाद होता है, नेहरू जी ने कहा कि इसको हम पास करेंगे, और नवंबर में नोटिफिकेशन हो गया चुनाव का, और 52 में चुनाव आया, और उस समय पूरे देश के वकीलों ने इसका बड़ा विरोध किया था, भयंकर विरोध था हर जगह, जिला के कचहरियों में इस हिंदू कोड बिल का, जहां महिलाओं का अधिकार। फिर जब सरकार कांग्रेस की बनी तो इस बिल पास हुआ। तो जो आरोप ये लोग लगाते हैं, खासतौर से कथित बहुजन वाले लगाते हैं यहाँ पर, तो उन्हें यह कह देना, आप ये घरों पे बड़ी चर्चा होती है, मैं बता दे रहा हूं आपको, ये बात
ये बड़े नीचे तक जा चुकी है ये बात कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का इस्तीफा देने का एक कारण यह था, और भी कारण थे, लेकिन यह भी मैं बता दे रहा हूं, यह भ्रांति दूर करना जरूरी है। ये कांग्रेस से दूर करती है बात, ये जो इस्तीफा वाली बात है दूर करती है। इसका लोग इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आखिर वो पास तो हो ही गए सारा। इनहेरिटेंस एक्ट है, सक्सेशन एक्ट है, मैरिज एक्ट है, सब पास हो गए थे 55-56 में। देश को चलाने के लिए सबका, उस समय कांग्रेस के अंदर जो एमपी थे, रूढ़िवादी एमपी थे, वो तक तैयार नहीं थे वोट डालने के लिए कि हिंदू कोड बिल, ये तो हिंदू धर्म का सत्यानाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो परिस्थितियां थी। इसलिए आप लोग इसको जरूर कहिएगा। 2-3 आरोप हैं जिनके वजह से कांग्रेस के से खास तौर से दलित समाज, आदिवासी समाज बिछड़ा। एक तो ये आरोप है, और दूसरा आरोप यह है कि भारत रत्न नहीं दिया गया। अरे भाई, भारत रत्न तो एक खिलाड़ी तक को दे दिया गया। भारत रत्न दे या न दे, क्या यह तो मौका कांग्रेस ने दिया कि संविधान सभा, संविधान निर्मात्री समिति, जो संविधान बनाने वाली कमेटी थी, उसका चेयरमैन तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कांग्रेस ने ही तो बनवाया। कानून मंत्री कांग्रेस ने ही तो बनाया। ये 3 आरोप हैं। अगर ये 3 आरोपों को, चूंकि गांव-गांव, गली-गली तक है, जिस दिन ये दूर हो जाएंगे, दलित समाज कांग्रेस के पास अपने आप आ जाएगा, कांग्रेस फिर से खड़ी हो जाएगी। ये बात बड़ी मामूली सी है, लेकिन नोटिस में नहीं आएगी। ये 4 दशक से, 3 दशक से बात चल रही है, गांव में, गलियों में, और मैं कोशिश कर रहा हूं उठाने का। पार्टी ने इसका जवाब नहीं दिया। अगर जवाब दिया होता तो हालत न होती। दुष्प्रचार किया गया। आज यह मौका है, इसलिए मैं कह रहा हूं, और यह भी मैं कह रहा हूं, क्यों नहीं सामान्य कैटेगरी की महिलाएं इस चीज को महसूस करती या इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करती। इसलिए कि एक दलित समाज के व्यक्ति ने इसको इंट्रोड्यूस किया था बिल को, इसलिए इस बिल में नाम की छाप डॉक्टर अंबेडकर की पड़ गई। क्या यह दलित महिलाओं के लिए ही फायदेमंद है? ये बड़ा आश्चर्य की बात होती है। और अभी तक वो नहीं बात फैली। बहुत कम नेता हैं जागरूक हैं, जैसे अलका रामा जी हैं, उन्होंने ये परंपरा शुरू की। मैं तो पहले नहीं देखा था इसी परंपरा, पहले बार परंपरा शुरू किया है। उनके लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं पूरे देश में इस बात को कहूंगा, और किरण अहिरवार जी को बुला कर कहा मन संचालन करेंगे, और ये बात लिखित रूप से जाना चाहिए। कहिएगा तो मैं आपका डॉक्यूमेंट बना दूंगा पूरे देश के लिए कि वाई ओनली वीमेन, दलित वीमेन, वाई नॉट जनरल वीमेन नो द फैक्ट्स। कुछ चीजों का आप हिम्मत से काम लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर किरण अहिरवार जी आप खड़ी हो जाइए। आप मध्य प्रदेश से हैं, दलित समाज से आती हैं। इन्हीं के साथ शमा बानो बैठी हैं जो राजस्थान के बाड़मेर से आती हैं, मुस्लिम अल्पसंख्यक हमारी बहनों से हैं। तुलिका महेंद्र कर्मा आदिवासी समाज से जुड़ी हुई छत्तीसगढ़ से आती हैं। अगर जनरल से कहेंगे तो मैं बैठी हूं। तो इसी तरह मेरा कोशिश था कि इस मंच पर हमारी कमलाक्षी राजना जी जो हैं, ये भी एससी समाज से कर्नाटक। तो हर राज्य का और हर वर्ग की महिला को आप इस मंच पर और सामने देखेंगे। धन्यवाद। तो ये संवाद होना चाहिए। ये राजनीतिक मंच से तो हो ही रहा, सामाजिक मंच तक इसको ले जाइए आप लोग और अलका जी के नेतृत्व में, कि ये संवाद अभी तक हुआ नहीं देश में पूरी तरह से।
और ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के खिलाफ जाता है संवाद। क्योंकि मोहन भागवत ने खुद कहा कि महिलाओं को, मोहन भागवत ने एक बात और कही थी कि अगर पुरुष चाहे तो महिला को छोड़ने के लिए, पति चाहे तो महिला को छोड़ने के लिए आजाद है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये दो बात बड़ी गंभीर कही, लेकिन चूंकि दलित महिलाओं में उतना ज्यादा एक्टिविस्ट नहीं है, राइटर्स नहीं है, ऑथर्स नहीं है, उठाई नहीं, और जनरल कैटेगरी के महिलाओं ने प्रोटेस्ट नहीं किया। मुझे बड़ा, आई एम वेरी सैड अबाउट दैट कि कहते हैं ना कि गुलाम गुलामी का आनंद लेता है। डॉक्टर अम्बेडकर अक्सर कहते थे कि जो दलित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, महिलाएं लोग हैं, ये गुलामी का आनंद ले रहे हैं। स्लेवरी आती इसी तरीके से। और एक बात है, लोकतंत्र, लोकतंत्र की रक्षा जनता करती है, नेता नहीं करते हैं, हुकूमतें नहीं करती हैं। हुकूमत तो ज्यादा से ज्यादा शक्ति अपने हाथ में लेना चाहती है। जिस देश का नागरिक अगर नहीं उसकी रखवाली करता, प्रोटेस्ट नहीं करता, विरोध नहीं करता, तो लोकतंत्र धीरे धीरे वो तानाशाही में बदल जाता है। और भारत की स्थिति अभी लगभग ऐसी चल रही है। अरे राहुल जी क्या कर रहे हैं, सोनिया जी क्या कर रहे हैं, खड़गे जी क्या कर रहे हैं? अरे कोई जादू की छड़ी है भाई। लोकतंत्र में एक एक वोट का अधिकार सबका है, सब मिल के करेंगे तभी हो सकता है, क्योंकि टीम वर्क है। तो अलका जी, एक बात मेरे घर की मैं एक बात बताऊं। मेरे यहाँ जो इंटरेक्शन बहुत पॉलिटिशियंस नहीं होता, पता नहीं, अधिकारी लोग ज्यादा आते रहते हैं, उस तरह के ज्यादा। मेरी पत्नी को खाना बनाने नहीं आता, चाय बनाने नहीं आता अभी तक। सारा सुपरविजन मेरा होता है। मेरी जब मैरिज हुई तो हम लोग हनीमून पर गए। मैं सुबह तो गांव से आया हुआ आदमी, सब जानता हूँ, हॉस्टल में रहा हूँ, खाना वाना सब बनाया, पोछा झाड़ू सब लगाया, सब काम करता रहा। मैं उठा चाय बनाने के लिए तो माय वाइफ स्क्रीम्ड, अरे क्या कर रहे हो, जल जाओगे, चाय कैसे बना लोगे? तो हमने दैट काइंड ऑफ वाइफ आई गॉट कि मेरी वाइफ को कुछ नहीं पता था कि किचन क्या होता है, और आज तक लगभग वही हालत है। आई एम प्राउड ऑफ दैट कि कम से कम मैं एक रूप से मैं रिवर्स तो कर रहा हूं सिस्टम को। हजारों वर्ष से जब मर्दों ने ये काम किया है, किरण जी भी एक दो बार गई हैं, देखा होगा, शिल्पी जी भी जानती हैं, कभी गई होंगी, ये हमारे डिनर पार्टी में शामिल हुई हैं एक दो बार, ये सब जानती हैं। तो उनको कुछ पता ही नहीं रहता। तो सवाल इस बात का है कि महिलाएं खुद भी जाने अनजाने में या व्यवस्था ने उन्हें लाचार बना दिया, उसी चीज को फॉलो करती हैं जो उनको गुलाम बनाता है। संविधान की धारा याद नहीं होगा जो उनको अधिकार देता है, लेकिन वो सड़ी गली परंपराएं जरूर याद होंगी जो उनको गुलाम बनाने का काम करता है। सब याद होता है। तो आज बहुत बड़ा संवाद की जरूरत है। आज ये संवाद जो शुरू किया है अलका जी, इसको आगे ले जाना चाहिए। मानवता के लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, पार्टी के लिए जरूरी है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, बाबा साहब का योगदान है संविधान में, उसके लिए जितना बलिदान वो कर रहे हैं, जितना सैक्रिफाइस वो कर रहे हैं, शायद कोई भी व्यक्ति उतना आज के समय में कमिटेड नहीं होगा। और कांग्रेस पार्टी ही है
जिसने वजीफा दिया, मुफ्त में शिक्षा दिया, नौकरी दिया, जमीन दिया, कोटा चीजों में कोटा परमिट दिया, जिसके वजह से एक मध्यम वर्ग पैदा हुआ, एक पढ़ा लिखा वर्ग तैयार हुआ। वरना संविधान तो आज भी है, वही संविधान है। कितनी नौकरियां लग रही हैं, कितने अधिकार मिल रहे हैं। आज करीब करीब सारी शिक्षा निजी क्षेत्र में जा चुकी है। तो जो गलतियां 25, 30, 40 साल में हुई, उसको सुधारने का समय है कि हिंदू कोड बिल के नाम पर जो कांग्रेस की आलोचना होती है, आप तो सब जानते हो, ज़्यादातर अनुसूचित जाति के समाज में क्या क्या है फैलाया गया इस बात को। तो हिंदू कोड बिल या महिलाओं को सम्मान देना, आज 14 अप्रैल जब जन्मदिन है, तो सब और महिला भी हैं, तो सहयोग इसी का बनता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर से अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू अलका लामा जी that she gave an opportunity to me to share my views. Thank you.